मैं चाहता हूं कि जो भी फॉरेन पॉलिसी के एंथुजियास्ट हैं, फॉरेन पॉलिसी के जो स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं, इन तीन टर्म्स को जरूर याद रखिए, क्योंकि इन तीन टर्म्स से ही हम लोग समझेंगे राइट फ्रॉम 1947 आज तक हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई है। ऑफ कोर्स हम लोग किसी इंडिविजुअल कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा हमारा फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुआ है इन तीन टर्म्स में ही हमें समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स ऑफ लर्निंग में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इस डिस्कशन का एजेंडा है इज टू अंडरस्टैंड विद इन अ फ्यू मिनट्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ द लास्ट 75 ईयर्स। किस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हुई है मैं आपको समझाऊंगा, राइट फ्रॉम 1947 कमिंग टिल 2025। ये सारी चीजें मैं करने वाला हूं कुछ ही मिनटों में थ्रू ओनली थ्री टर्म्स। वो तीन टर्म है नेहरूवियन आइडियलिज्म, स्ट्रेटेजिक रियलिज्म एंड इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। मैं चाहता हूं कि जो भी फॉरेन पॉलिसी के एंथुजियास्ट हैं, फॉरेन पॉलिसी के जो स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं, इन तीन टर्म्स को जरूर याद रखिए, क्योंकि इन तीन टर्म्स से ही हम लोग समझेंगे राइट फ्रॉम 1947 आज तक हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई है। ऑफ कोर्स हम लोग किसी इंडिविजुअल कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा हमारा फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुआ है इन तीन टर्म्स में ही हमें समझ में आ जाएगा। जब भी मैं ये चीजें बताता हूं तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि सर इस डिस्कशन का इस्तेमाल मैं कैसे करूं। देखिए, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी अगर आपको समझनी है तो सबसे पहले एक मैक्रो व्यू होना चाहिए, और इस वीडियो में आपको वही मैक्रो व्यू मिलेगा विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। सर इसका यूज क्या होगा? यही जो टेम्पलेट होगा, यही जो प्रिंसिपल होगा, इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी कंट्री, नो, क्योंकि ये हमारा फॉरेन पॉलिसी, दिस इज आवर मैक्रो लेवल पॉलिसी, दिस इज हाउ इट हैज इवॉल्व। सो इंडिविजुअल कंट्री के साथ भी जो रिलेशनशिप होगा वो कुछ इसी तरह से इवॉल्व होगी। यस, नो? So, if you want to understand Indo-US relation, you can understand through these three terms. Indo-Russia relations through these three terms. सभी देशों के जो हमारी फॉरेन पॉलिसी या फिर रिलेशंस होगी वो भी इन तीन टर्म से ही हमें समझ में आ जाएंगी, और बाद में हम लोग अपनी नॉलेज को रिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई है। फेजेस में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले नेहरूवियन आइडियलिज्म, ठीक है। अब अगर आप मुझसे टाइम पीरियड पूछोगे सर नेहरूवियन आइडियलिज्म कब शुरू हुई, तो शुरुआत में कहूंगा राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस 1947 से ही हम लोग कह सकते हैं इसकी शुरुआत हो चुकी है। सर कब तक चली? नाम है नेहरूवियन आइडियलिज्म, सो जब तक जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब तक चली। क्या मैं कहूंगा जवाहरलाल नेहरू टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल टेन्योर ही डिड अंडरस्टैंड कि आइडियलिज्म के कुछ फ्लॉस हैं, तो हमें रियलिस्ट जरूर बनना है। तो मैं कहूंगा अगर आप टाइम पीरियड पूछना चाहते हो कि नेहरूवियन आइडियलिज्म कब तक चली, तो आई कैन से फ्रॉम 1947 टिल 1959 एक ईयर जरूर बता सकता हूं, क्योंकि 1959 से धीरे धीरे नेहरू की पॉलिसीज में भी रियलिज्म आने लगा था। उसके बाद के फेजेस हैं स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। स्ट्रेटेजिक रियलिज्म हमें सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स की फॉरेन पॉलिसी में मिलती है आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, एंड टुडे स्पेशली इन द 21st सेंचुरी और पोस्ट 1991 वी सी इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं नेहरूवियन आइडियलिज्म। तो शुरुआती जो हमारा फॉरेन पॉलिसी था इट वॉज डोमिनेटेड बाय नेहरूवियन आइडिया। और जब हम लोग आइडियलिज्म की बात करते हैं तो इस आइडियलिज्म का रूट वर्ड क्या है? आइडियल। यानी कि देखिए, अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो हमारी कुछ वैल्यूज होंगी, कुछ मॉरल्स होंगी, हमारे कुछ एथिक्स होंगे, वही हम लोग देश के लेवल पे जब डाल देंगे तो देश की फॉरेन पॉलिसी आइडियलिस्टिक बन जाएगी। इसका मतलब क्या है? द कंट्रीज और द नेशंस वैल्यूज, द नेशंस पॉलिटिकल आइडियल्स, दे ड्राइव द फॉरेन पॉलिसी। और शुरुआती दौर में नेहरूवियन आइडियलिज्म वाज कैरेक्टराइज्ड बाय पीस, है ना। नेहरूवियन आइडियल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। नेहरू का एक बिलीफ सिस्टम क्या था कि एशिया में तो इंडिया ही सबसे बड़ा प्लेयर है, तो एशिया में हम लोग यहाँ से लीडरशिप इवॉल्व करेंगे। और आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी उनकी थी जहाँ पे इट वाज वेरी पीसफुल विद एवरीबडी, और ही डिड ट्राई his foreign policy to be very idealist everywhere, not just in the neighborhood but even at the international level. सर कुछ उदाहरण दे सकते हैं क्या इस नेहरूवियन आइडियलिज्म का फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव? देखिए, 1947 में इंडो पाक वॉर हुआ, जम्मू कश्मीर का मुद्दा शुरू हुआ, तो उसी समय पे नेहरूवियन आइडियलिज्म की वजह से ही पूरा जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस पे चला गया। नेहरूवियन थॉट था या फिर नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग ये थी कि अगर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हम लोग संयुक्त राष्ट्र रिजॉल्व करेंगे तो अच्छा सोल्यूशन निकलेगा, आइडियल सोल्यूशन निकलेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी से सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अभी तक मुद्दा वहीं पे। यू डू अंडरस्टैंड दैट वाज एन आइडियलिस्टिक स्टेप।
इसके अलावा बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं। 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो रियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्विड प्रो को हो सकता था, लेकिन जल्दी से हम लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज किया क्योंकि हम शांति चाहते थे। सेम एग्जांपल 1954 की चाइनीज पॉलिसी के साथ भी हम लोग बात कर सकते हैं। चाइना के साथ हमारी रिलेशनशिप काफी पॉजिटिव रही क्योंकि हम लोगों ने चाइना को कभी अपना थ्रेट करके देखा नहीं, क्योंकि हमारी आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट थी कि वी लाइक पीस, जो हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स दे एक्सप्लेन नेहरूवियन आइडियलिज्म। ब्रॉडर लेवल पे भी अगर हम लोग मैक्रो लेवल पे देखें तो नेहरूवियन पॉलिसी स्पेशली कोल्ड वॉर के दौरान क्या थी? नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि हम लोग नॉन अलाइंड रहेंगे, ना हम लोग यूएसए के साथ रहेंगे, ना हम लोग यूएसएसआर के साथ रहेंगे, हम लोग हमारी खुद की एक जर्नी चार्ट आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी एज वेल। दैट ऑल्सो इज आइडियलिस्टिक स्टेप, इजंट इट? लेकिन धीरे धीरे हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक रियलिज्म आ गया। आर फॉरेन पॉलिसी स्टार्टेड बिकमिंग मोर एंड मोर रियलिस्ट। और ये मैं नहीं कहूंगा कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में आया, मैं कहूंगा नेहरूवियन पॉलिसीज में ही रियलिज्म आने लगा। अब सबसे पहला प्रश्न ये होता है, सर ये रियलिज्म क्या होता है? जो भी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के छात्र हैं, आई एम क्वाइट श्योर यू नो अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म। रियलिस्ट क्या कहते हैं कि दुनिया को जैसा है वैसा देखो। दुनिया जो है ह्यूमन नेचर के ऊपर बेस्ड है और ह्यूमन नेचर सेल्फ प्रिजर्वेशन में बिलीव करता है, सेल्फ इंटरेस्ट में बिलीव करता है। हांस मॉर्गनथाउ का जो कॉन्सेप्ट था वो कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और permanent foe in international relations. There are only national interests, that too national interests which keep on evolving, right? तो सब कुछ national interest के ऊपर डिपेंड होता है। तो रियलिस्ट स्कॉलर्स क्या कहते हैं? रियलिस्ट स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, व्हाट डू दे से? सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट है और नेशनल इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इट इज अबाउट पावर। और ये पावर क्यों है? क्योंकि मुझे सेल्फ प्रिजर्वेशन चाहिए, मुझे खुद को बचाना है, मेरे खुद के इंटरेस्ट को मुझे फुलफिल करना है। तो हमारी पॉलिसी में भी धीरे धीरे एक स्ट्रेटेजिक रियलिज्म आने लगा, स्पेशली 1959 में। यहां पे नेहरूवियन आइडियलिज्म, मुझे लगता है कि नेहरूवियन आइडियलिज्म थोड़ा सा जिसके जो फ्लॉस निकले, तो वहां पे नेहरू ऑल्सो अंडरस्टूड दैट वी नीड टू ब्रिंग रियलिज्म इन आवर पॉलिसी। जहां पे आई कैन गिव यू मेनी एग्जांपल्स विच नेहरू as a foreign policy, if as a minister of external affairs he took steps। जैसे दलाई लामा वाला इशू, वी अंडरस्टूड तिब्बत का जो चाइना ने कैप्चर किया था उसको जल्दी से माना, लेकिन दलाई लामा को इंडिया ने शरण दी। उसके बाद इंडो चाइना वॉर 1962, उससे पहले एक साल पहले मैं बता सकता हूँ 1961 में गोवा को हम लोगों ने, जैसे गोवा आवर ओन टेरिटरी था, कॉलोनिस्ट अभी भी बचे हुए थे, तो हम लोगों ने बस गोवा को लिया। दैट वाज आल्सो रियलिस्ट स्टेप, इजंट इट? तो नेहरू के, मैं कहूंगा टुवर्ड्स द पॉलिटिकल टेन्योर के एंड में ही रियलिज्म शुरू हो गई, और इस रियलिज्म को जेनिथ पे ले गई इंदिरा गांधी, राइट? द ट्रू स्ट्रेटेजिक रियलिज्म केम थ्रू इंदिरा गांधी। बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए बीच में जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भी थे। लाल बहादुर शास्त्री ने भी काफी रियलिज्म लाया अपनी पॉलिसीज में। सबसे पहले तो जब भी हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लाल बहादुर शास्त्री से ही पीएमओ पावरफुल बनने लगा। और लाल बहादुर शास्त्री की फॉरेन पॉलिसी में क्लियरली रियलिज्म दिखने लगा, क्योंकि इंडिया अभी आउटराइटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्रिटिसाइज करने लगा था। लाल बहादुर शास्त्री की पॉलिसीज में उन्होंने यूएसए को कॉल आउट किया दैट व्हाट यूएसए इज डूइंग इन वियतनाम इज रॉन्ग। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने पड़े, क्योंकि यूएस ने PL-480 प्रोग्राम स्टॉप किया, गेहूं स्टॉप हुआ, उसके बाद में जय जवान जय किसान, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑल दीज थिंग्स वी नो। बट फॉरेन पॉलिसी में रियलिज्म जरूर आने लगा, और इस रियलिज्म को जेनिथ पे ले गई इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंदिरा गांधी। वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रियलिज्म इज आवर ओन सर्वाइवल। 1971 की मैं बात कर सकता हूं। जो 1971 में हुआ वो इट वाज अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। इन 1971 वॉर, अगेन इंडिया असिस्टेड इन क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। पाकिस्तान वॉज गोइंग थ्रू इट्स ओन टर्मोइल। इंडिया में बहुत ज़्यादा रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा था, इंडिया इन्वॉल्व हो गया। बांग्लादेश की क्रिएशन के बारे में सभी लोग जानते हैं। इमेजिन अगर बांग्लादेश की क्रिएशन नहीं होती तो एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान, टू फ्रंट इश्यूज, राइट? सो दैट इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ
स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। इनफैक्ट मैं कहूंगा नॉट जस्ट फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, इंदिरा गांधी की जो पॉलिसीज थी दोज वर क्वाइट रियलिस्ट इवन इन दी डोमेस्टिक स्फीयर। यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ द इमरजेंसी पीरियड। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिक रियलिज्म की बात करें तो इट डिड कंटिन्यू। तो मैं कहूंगा हमारी फॉरेन पॉलिसी में आइडियलिज्म से रियलिज्म की तरफ एक क्लियर कट चेंज दिखाई देता है, और ये कंटिन्यू हुआ इंदिरा गांधी के बाद भी। अगर आप राजीव गांधी के टेन्योर को देखें, वहां पे भी आपको रियलिज्म मिलेगा। अब रियलिज्म विद रिस्पेक्ट टू चाइना, धीरे धीरे चाइना के साथ सबसे पहले हमारे रिलेशंस ठीक होने लगे, यानी कि चाइना के साथ rapprochement तो शुरू हो गया, लेकिन साथ ही साथ चाइना के साथ स्कर्मिशेस भी चल रहे हैं ड्यूरिंग द राजीव गांधी पीरियड। राजीव गांधी फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंका, जहां पे हम लोग इन्वॉल्व हुए इन द श्रीलंकन सिविल वॉर, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हम लोगों ने भेजी, ऑल्दो दैट वाज अ डिप्लोमेटिक फेलियर फॉर अस, बट दैट क्लियरली हाईलाइट्स दैट we are more and more realist now। और अभी हमारे फॉरेन पॉलिसी में जो फ्लेवर दिखता है वो है इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, स्पेशली पोस्ट 1991। पोस्ट 1991 हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी आपको एक इकोनॉमिक एंगल जरूर मिलेगा। वी आर नाउ वेरी प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट, एंड इन दैट नेशनल इंटरेस्ट इकोनॉमी हैज टेकन सेंटर स्टेज। क्यों? क्योंकि 1991 में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रिफॉर्म्स लाए। नाउ वी वांट टू फोकस मोर एंड मोर ऑन आर इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम लोग सेफगार्ड करना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंटली आ चुका है। सर इसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? किसी भी प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन पॉलिसी में देख लो आप, यू विल फाइंड दिस फ्लेवर। क्लासिक एग्जाम्पल हियर बीइंग चाइना। अब चाइना एक ऐसा कनंड्रम है हम सभी के लिए कि चाइना को कैसे हैंडल करें। देखो, चाइना के साथ हमारे ऑलरेडी बॉर्डर इश्यूज तो चल रहे हैं, 1962 में वॉर भी हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेड भी उसी के साथ होता है, राइट? सो इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी है और हमारी डिप्लोमेटिक इश्यूज भी चल रही है, यानी कि बॉर्डर इश्यूज भी चल रही है। दिस इज द क्लासिक केस ऑफ इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, और ये आपको सभी कंट्रीज के साथ मिलेगा। अगर आप मुझसे सर इसका कोई दूसरा टर्म आप बता सकते हो क्या? जैसे यहां पे नॉन अलाइनमेंट हम लोग यूज करते थे, आज नॉन अलाइनमेंट हमारी पॉलिसी तो है इन प्रिंसिपल, बट आई वुड सजेस्ट इट इज मोर लाइक मल्टी अलाइनमेंट विद ऑल द कंट्रीज और विद एटलीस्ट माई स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। मल्टी अलाइनमेंट की तरफ मैंने रुख कर दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म इट ड्राइव्स आवर फॉरेन पॉलिसी लार्जली इन द 21st सेंचुरी। अब क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट्स का, सर क्या ये एक प्योर पॉलिसी है? अब आपको ध्यान रखना है, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो स्ट्रेटेजिक रियलिज्म और इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म में क्या अंतर है सर? देखो, आई कैन से इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म इज अ सबसेट ऑफ स्ट्रेटेजिक रियलिज्म ओनली, है ना? क्योंकि अगर आप अपनी इकोनॉमी को सेफगार्ड करना चाहते हो, अपनी टेरिटरी को सेफगार्ड करना चाहते हो, अपनी नेशनल इंटरेस्ट के बारे में देख रहे हो, उसके अंदर इकोनॉमी के ऊपर बहुत फोकस है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रियलिज्म इटसेल्फ। बट टुडे वी हैव मोर एंड मोर फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने मुझे एवोल्यूशन तो बताया, आपने मुझे फेजेस तो बताया, आइडियलिज्म से रियलिज्म, रियलिज्म से प्रैग्मेटिज्म, ये सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन क्या मेरी पॉलिसी केवल ये है? देखो, किसी भी देश की पॉलिसी ना कंप्लीटली आइडियलिस्ट होगी, ना कंप्लीटली रियलिस्ट होगी, ना कंप्लीटली इकोनॉमी ड्रिवन भी होगी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं दैट वी नीड टू हैव अ मैक्रो पिक्चर ऑफ हाउ आवर फॉरेन पॉलिसी हैज इवॉल्व्ड। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में वी विल सी ऑल द थिंग्स। आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमको आइडियलिज्म भी दिखेगा। आज भी हम लोग कहते हैं कि भैया इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, वी बिलीव इन वसुदैव कुटुंबकम। आइडियलिज्म आपको मिलेगा हमारी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में जो नेगोशिएशन उसमें मिलेगा। हम लोग लीस्ट डेवलप कंट्री की लीडरशिप लेना चाहते हैं, वो आइडियलिज्म मिलेगा। रियलिज्म आपको मिलेगा कि मेरी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मेरा नेशनल इंटरेस्ट का जो डेफिनेशन है वो भी कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। तो किसी भी फॉरेन पॉलिसी में you'll find all the flavors, but this is how things have evolved in our foreign policy in the last 75 years. I hope you have gained an insight from this particular video. If you have any doubts, any queries, do put it in the comment section. नहीं तो you can always reach out to me on these avenues. आप मुझे reach out कर सकते हो इस particular ID पे @RahulSai222, ये मेरा Instagram ID है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर चेकआउट करें अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हो। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं होस्ट करता हूँ। ये मेरा नंबर भी है, यहाँ पे भी आप यू कैन रीच आउट टू मी वेरी इजीली। एंड माई रिक्वेस्ट इज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प अस ग्रो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।